नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या फंड का प्रदर्शन तय करेगा फंड की फीस? दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड की लागत के स्ट्रक्चर की समीक्षा करने की तैयारी की है। रेगुलेटर का यह मानना है कि फंड का रिटर्न नेगेटिव होने पर भी निवेशकों से मोटी फीस वसूलना जायज नहीं है। इसलिए सेबी इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह फंड के बेंचमार्क के मुकाबले प्रदर्शन के आधार पर ही फंड मैनेजमेंट चार्ज का नियम लागू किया जाए। हमारे साथ है पंकज और कीर्तन, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और सेबी का ये जो नया कुछ जो हम कह सकते हैं प्रस्ताव है, इसको हम समझने की जरा कोशिश कर रहे हैं कि सेबी कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। कीर्तन, मैं आपसे शुरुआत करूं। अगर इसको हम यूजुअल फीस, मतलब जैसी कमाई वैसी फीस या जैसा परफॉर्मेंस वैसी फीस, म्यूचुअल फंड में भी क्या लागू हो सकती है? सबसे पहले सेबी ने कहा क्या है? स्वाति जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली 2018 से सेबी काफी काम कर रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए। 2018 में आपने देखा कैटेगराइजेशन रूल कैसे चेंज हुआ, डायरेक्ट प्लान कितने अग्रेसिवली मार्केट में प्रमोट किए जा रहे हैं या डिस्कस किए जा रहे हैं। आई थिंक ये सब चीजें की जा रही है कि म्यूचुअल फंड्स थोड़ा ट्रू टू लेबल रहे और इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले इन्वेस्ट करने के लिए। अभी आप ये वाला प्लान देखेंगे या ये वाला थॉट प्रोसेस देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। सेबी ये कह रहा है कि देखिए, आपके पास ऑलरेडी एक रेगुलर प्लान है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टिपिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। आपके पास एक डायरेक्ट ऑप्शन है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्टली जाइए, तो शायद आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। अब सेबी एक तीसरा प्लान इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें सेबी ये कह रहा है कि फंड का परफॉर्मेंस अगर बेंचमार्क से ज्यादा होगा तो म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया जाएगा कि वो थोड़ी सी एक परफॉर्मेंस फी भी ले ले रिटेल इन्वेस्टर्स से। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखें 2018 से लेकर कंटिन्यूअसली बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं कि कैसे कैटेगराइजेशन के बाद एक्टिव फंड मैनेजर्स थोड़े से इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। तो सेबी का ये मानना है या ये कहना है कि अगर एक्टिव फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पा रहे तो फीस क्यों ज्यादा ले रहे? क्योंकि इन्वेस्टर को दोनों तरफ से मार पड़ रही है कि अगर एक्टिव फंड मैनेजर इंडेक्स से भी कम रिटर्न दे रहा है और उसके ऊपर फीस भी जो फिक्स्ड है वो ली जा रही है, तो ये इन्वेस्टर के हक में नहीं है। सेबी का ऐसा मानना है। तो सेबी एक तीसरा प्लान इंट्रोड्यूस कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, बातें कर रहा है, जिसमें एक आपका बेस टीईआर होगा जो आपके रेगुलर टीईआर से कम होगा, और अगर फंड आपका बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है किसी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, तो एएमसी को अलाउ किया जाएगा कि वो बेस रेट के ऊपर वो परफॉर्मेंस फी चार्ज करे। तो ये तीसरा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करने की बातें चल रही है। स्वाति ने समझा कि ये सेबी के मायने क्या है, सेबी कहना क्या चाहता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड में फीस का फंडा है ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। पंकज जी, अभी आज की तारीख में एक म्यूचुअल फंड पर किस तरीके की फीस लगती है? हम जो लागत कह रहे हैं, जो कॉस्ट कह रहे हैं, जिसकी बात चल रही है, या फिर जिसको हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं, उसको अगर हम पहले एक बेसिक नॉलेज के तौर पर समझना चाहे तो एक म्यूचुअल फंड कितने तरीके के खर्च करता है अपने फंड पर? एएमसी बेसिकली कितने तरीके के खर्च करता है एक म्यूचुअल फंड पर जो इवेंचुअली एक इन्वेस्टर को देने पड़ते हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए, जब कोई भी स्कीम पैसा कलेक्ट करती है इन्वेस्टर से तो उसके बेसिस पर एनएवी कैलकुलेट होती है, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, यूनिट का प्राइस। अब ये यूनिट का प्राइस तय करने से पहले, यानी कि जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। एक्सपेंसेस जैसे कि रजिस्ट्रार की फीस, कस्टोडियन फीस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस होंगे। और ये जो एक्सपेंसेस हैं इसके लिए सेबी ने कुछ नियम तय किए हुए हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं
ये बेसिकली आपका जो टोटल असेट है उस पर इंक्रीमेंटल बेसिस पर होते हैं। अगर हम इक्विटी स्कीम की बात करें तो मान लीजिए पहले 500 करोड़ के ऊपर 2.25% का एक्सपेंस रेशियो होगा, उसके बाद अगले 250 करोड़ पे जो होगा वो 2% होगा। यदि हम डेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर पहले 500 करोड़ पर 2%, उसके बाद के 250 करोड़ पर 1.75%, और ऐसे जैसे जैसे आपका ये असेट अंडर मैनेजमेंट जो स्कीम का है वो बढ़ता जाएगा, बड़े हुए अमाउंट के ऊपर कम एक्सपेंस चार्ज होगा। अब ऐसे में होता यह है कि मान लीजिए कोई स्कीम है, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम एवरेज देखें ओवरऑल तो कम हो जाता है, और जो स्कीम है जिसका एयूएम छोटा है उसका एक्सपेंस रेशियो अक्सर अधिक होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हैं, कि रेगुलर स्कीम में मार्केटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन भी है, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर स्कीम परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, इवन यदि जैसा हम बात कर रहे थे, भी कीर्तन ने भी एक्सप्लेन किया कि बेंचमार्क को भी यदि बीट नहीं कर पा रही है तो भी वहां पर एक्सपेंस रेशियो तो एप्लीकेबल हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगती है कि एक तो स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया, तो इससे अच्छा तो यह है कि इन्वेस्टर जो है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर ले। अगर किसी एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिलने ही चाहिए। अदरवाइज फीस किस बात की है, फिर सिंपली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। तो इसके लिए सेबी का जो प्रस्ताव है, हालांकि प्रस्ताव है, इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आएंगी, वो सब अभी एक रिसर्च का मुद्दा है और इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये सब तय होगा, इसका ड्राफ्ट लाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो प्रस्ताव है कि अगर स्कीम जो है वो फायदा करके दे रही है इन्वेस्टर का, तो उसके ऊपर फंड मैनेजर्स को या फंड हाउस को डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रस्ताव जो है ये बहुत सही है। कीर्तन, हम धीरे धीरे करके इस पूरे प्रस्ताव को जरा समझ रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कंसल्टेशन पेपर ही है, ये स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी, उसके बाद जब ये अप्रूव होता है तब जाकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पर अभी जिस स्टेज पर है ये, हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैकेनिज्म चलता कैसे है। जैसे आपने भी बताया, पंकज जी ने भी बताया कि सेबी ने एक्सपेंस रेशो की जो लिमिट है वो तय करके रखी है, जो कि 2.25% तक है। ये जो परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस है ये ओवर एंड अबव इस लिमिट के बात की जा रही है कि ये विद इन इस लिमिट रहेगी, मतलब TER प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड रहेगा, या ये जो लिमिट तय की गई है ये परफॉर्मेंस जो है वो ओवर एंड अबव एक्सपेंस रेशो होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या एक निवेशक को ज्यादा फीस एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड की देनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज वो फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, इसलिए एक निवेशक को ज्यादा फीस देनी पड़ेगी किसी फंड की? स्वाति जी, सॉरी, क्विकली आप रिपीट कर देंगे, आपका वॉइस क्रैक हो रहा था, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। ओके कीर्तन, मैं बहुत क्विकली बोलना चाहती हूं, जो सेबी ने लिमिट तय की है टोटल एक्सपेंस रेशो की 2.25, ये जो परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस की बात चल रही है, क्या ये ओवर एंड अबव दैट लिमिट होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या एक निवेशक को एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं? स्वाति जी, देखिए, अभी तक तो इस पे क्लैरिटी है नहीं कि क्या ये 2.25 से ज्यादा होगा या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी एक्सट्रीम केस में अगर परफॉर्मेंस लिंक फी की आप बात करें तो ये 2.25 को डेफिनेटली एक्सीड कर सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एसिमेट्रिक फीस अप्लाई की जाए, राइट, और आपके फंड ने 12% रिटर्न जनरेट, मान लीजिए इंडेक्स ने 12% रिटर्न जनरेट किए, आपके फंड ने 20% तक रिटर्न जनरेट किए, तो एसिमेट्रिक फीस में ऊपर के 8% पे आपको एक फ्लैट 20% जितनी फीस देनी पड़े। तो अगर ऐसी कोई रूल एप्लीकेबल हो जाती है तो शायद वो 2.25 के टोटल एक्सपेंस रेशियो को क्रॉस कर सकता है। पर टिपिकली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो सिमेट्रिक फीस यूज की जाती है, जिसमें 1 से 3%, 3 से 5%
ऐसे स्लैब्स दिए जाते हैं कि जितना आप परफॉर्मेंस बेंचमार्क को बीट करेंगे, एक 0.2%, 0.3% या 0.4% का आप एक ज्यादा टीईआर ले सकते हैं। तो अगर सिमेट्रिक फीस रहेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 2.25 के रेंज के आजू बाजू आ जाए, पर अगर एसिमेट्रिक फीस रहेगी तो शायद 2.25 को क्रॉस भी कर ले। पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है स्वाति जी, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं सेबी से जानने का कि वो क्या रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या निटिग्रिटीज ला रहे हैं। आई थिंक एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी ये पेपर बाहर आने के बाद कि वो क्या फीस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब शायद ज्यादा पता चलेगा। पर थियोरेटिकली वो 2.25 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये बात तो हमने समझी आपसे। पंकज जी, एक परफॉर्मेंस फीस का जो पेच है, जो बेसिकली एक आधार से भी तय करना चाहती है कि बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसा कि जिक्र किया कीर्तन ने भी और जैसा आपने भी बताया कि पिछले कुछ समय में जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है वो अपने बेंचमार्क को बीट करने में सफल नहीं रह पाए हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन और कुछ जो बातें सामने आती है वो ये है कि पैमाना क्या होगा बेंचमार्क को बीट करने का, कितने पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से एक फंड को परखा जाएगा कि वो बेंचमार्क से कितना बेहतर करता है कि नहीं करता है। ये कुछ सर सवाल है जो कि दिमाग में आते हैं। अगर बाजार की तेजी है तो उसमें फंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कमजोर बाजार में फंड हो सकता है औंधे मुंह भी गिर जाए। तो इसको लगता है आपको ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि निवेशकों के दिमाग में अभी आ रही होंगी? स्वाति, जो बातें आपने कही ये बातें मेरे दिमाग में भी हैं, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में बिल्कुल आ रही होंगी। लेकिन कहना यह है कि ये भी प्रस्ताव है, अभी कंसल्टेशन ड्राफ्ट भी अभी रेडी नहीं हुआ है और उसमें एम्फी यानी कि जो इंडस्ट्री बॉडी है उनसे भी राय ली जाएगी। अब यहां पर डेफिनेटली ऐसा कहना तो सही है कि यदि परफॉर्मेंस ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए, लेकिन इसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यदि जैसे एक आपने कहा कि जब स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी अच्छे मार्केट में, उस वक्त पर शायद बेंचमार्क को बीट करना आसान होगा, लेकिन जब गिरावट होगी मार्केट में उस वक्त किस हिसाब से आप डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो देखना होगा, उस हिसाब से फीस कैसे तय करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि अगर किसी फंड हाउस के पास मल्टीपल स्कीम्स हैं और कुछ स्कीम्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वहां पर आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड जो मतलब कि वहां पर जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, और जहां पर फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है यदि वहां पर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ये तय नहीं है कि 2.25 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि कीर्तन ने भी जैसा एक्सप्लेन किया कि ऐसा हो सकता है, बट ये सिर्फ एक कल्पना है, अभी तक इसके ऊपर कहना मुश्किल है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे मैनेज होगा? तो क्योंकि जो कुछ एक्सपेंसेस हैं वो चाहे कस्टोडियन फीस हो, रजिस्ट्रार फीस हो या कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो, वो तो रहने ही वाले हैं। तो ऐसे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि फंड मैनेजमेंट की फीस जो है उस पर डेफिनेटली कुछ लगाम लगाई जानी चाहिए कि अगर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर इतनी ज्यादा फीस क्यों चार्ज की जाए। लेकिन ये सब बातें ये हैं, जैसा आपने कहा कि होना ये चाहिए कि अच्छे वे में ये इन्वेस्टर के हित में हो, और अगर इन्वेस्टर को परफॉर्मेंस मिल रही है, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं स्वाति कि अब कभी कभी इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, लेकिन यदि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के साथ में इन्वेस्टर के हाथ में नेट रिटर्न्स अधिक आ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आपका यदि एक्सपेंस रेशियो कम है और फंड की परफॉर्मेंस नहीं है। तो वही बात है यहां पर, यदि ये ठीक से ये इंप्लीमेंट होता है और कैलकुलेशन सही होती हैं, ये सब बातें देखनी होंगी कैसे होता है, तो डेफिनेटली इससे इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। कीर्तन, ब्रेक पर जाने से पहले आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ यही मन में आ रहा है कि अभी एट द मोमेंट म्यूचुअल फंड में हम जब बेसिकली पीएमएस की बात करते हैं उसमें अभी परफॉर्मेंस फीस लगती है, तो ये जो जिस प्रस्ताव की बात की जा रही है ये इससे कैसे अलग हो सकती है? स्वाति जी, ये पीएमएस से बहुत अलग है। जितना मैं समझा हूं उसके हिसाब से अगर आप पीएमएस में देखें तो पीएमएस में एक हर्डल रेट दिया जाता है और उसके ऊपर के रिटर्न्स पे आपको फीस लगती है। इसका मतलब पीएमएस में आपको ये कहा जाता है कि अगर 10% के ऊपर मैं जितना भी रिटर्न निकालूंगा उसका 20% फी ले लूंगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर आपके फंड ने 18% रिटर्न निकाले
तो 10% के ऊपर 8% है, तो 8% पे 20% यानी 1.6% आपसे फी ले लेंगे। इस मॉडल में होता ये है कि मान लीजिए 2020 या 21 जैसा समय आया, जब आपके फंड ने 50%, 100% तक का रिटर्न किया है, तो आप एक बहुत मोटी सी फी पीएमएस को दे देते हैं, क्योंकि उनका हर्डल रेट काफी नीचे है। यहाँ पर जो प्रस्ताव की बातें हो रही है म्यूचुअल फंड में, वो ये है कि बेंचमार्क से आप बीट करोगे कितना और उस परफॉर्मेंस पे आपको फी मिलेगी। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में उस परफॉर्मेंस फी का क्वांट बहुत कम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है पीएमएस के मुकाबले, क्योंकि पीएमएस में हर्डल रेट कुछ भी हो सकता है, 8%, 10%, 12%। आपका फंड का परफॉर्मेंस हो सकता है 100%। यहाँ पर आप बेंचमार्क को बीट करने पे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पे फी ले रहे, जो बेंचमार्क को बीट करने पर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेंगे वो इतना पीएमएस वाले एग्जांपल में मैंने समझा उतना बड़ा नहीं होगा। तो ये प्रस्ताव काफी अलग है। तो म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस फी काफी छोटी होगी पीएमएस के मुकाबले। ओके, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हमने कुछ बारीकियां समझने की कोशिश की है सेबी के इस नए प्रस्ताव की, जिसमें उसने कहा है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस के आधार पर एक नया मैकेनिज्म तैयार किया जाए। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक बार फिर से आपको बता दें, कंसल्टेशन पेपर है, फिर प्रस्ताव जाएगा और उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सेबी का जो पूरा इसमें मंशा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों की भलाई होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मंशा सेबी की तरफ से है इस पूरे प्रस्ताव के पीछे। तो फंड को जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं या अपना पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हैं, तो आप यूजुअली देखते होंगे कि फंड का पिछला प्रदर्शन कैसा है, कितना रहा है। लेकिन समझना और जानना जरूरी है कि क्या फंड का पिछला प्रदर्शन काफी है। काफी जानकार मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई और भी ऐसे पैमाने हैं जिस पर आप समझे और जांच करके ही फंड का चुनाव करें। इसलिए हम समझना चाहते हैं कि कीर्तन, सबसे पहले सिर्फ फंड का पिछला प्रदर्शन काफी क्यों नहीं है सिलेक्शन के समय? स्वाति जी, सबसे मेजर रीजन मेरे हिसाब से ये इसलिए काम नहीं आता, और आप देखेंगे कि अगर आप पिछले 3 साल का प्रदर्शन देखकर आगे पैसा लगाएंगे तो अगले 3 साल में 99% ऑफ द टाइम्स आपको निराशा होगी कि आपने ये फंड्स को चूज किया। क्योंकि देखिए, मार्केट्स साइकिल्स में चलते हैं, राइट। 2-3 साल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, 2-3 साल इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, और इन साइकिल्स में अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज काम करती है। मतलब अगर आप एक आईसीआईसीआई का फंड ले ले तो वो वैल्यू स्ट्रेटजी या वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप एक एक्सिस फंड का फंड ले लीजिए तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। अब आप इनवेरिएबली देखेंगे कि 2-3 साल, राइट, वैल्यू स्ट्रेटजी का दौर है तो वैल्यू स्ट्रेटजीज अच्छा करेगी, और अगर आप देखें उसके बाद अगले 2-3 साल ग्रोथ स्ट्रेटजीज अच्छा करेगी। तो होता ही है कि आज अगर आप पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, आप शायद 5 फंड सिलेक्ट कर ले, 5 फंड अलग अलग एएमसी के होंगे, पर ये 5 फंड्स एक ही स्टाइल के होंगे। अगर पिछले 3 साल में वैल्यू इन्वेस्टिंग चला है तो आपने इनवेरिएबली अगर 3 साल का परफॉर्मेंस देखकर फंड्स चूज किए, तो ये 5 फंड्स इनवेरिएबली वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। और आज जब आप पैसा लगाएंगे और आगे जब साइकिल चेंज होगी और ग्रोथ इन्वेस्टिंग काम आने लगेगा, तो आपके ये 5 फंड्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो पिछले 2-3 साल, 5 साल का परफॉर्मेंस देखकर अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो इनवेरिएबली आप अंडर परफॉर्म करेंगे आने वाले 2-3 साल के लिए, क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने समझाया, साइकिल्स में मूव करते हैं। तो आपको डेफिनेटली पिछला 3 साल का परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट नहीं करना। तो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखकर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कई बार आपको निराशा ही हाथ लगे। लेकिन सही तरीका है क्या चुनाव का, पंकज जी? अगर पिछला प्रदर्शन काफी नहीं तो और भी कई तरीके होंगे जिससे हम अपने लिए एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस से डेफिनेटली गारंटी तो नहीं है कि फ्यूचर में ऐसी परफॉर्मेंस होगी, और ये भी सही है कि वो खराब भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको ये बताता है कि जो फंड मैनेजर उस स्कीम को मैनेज कर रहा है, डिफरेंट मार्केट साइकिल में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आपको देखिए, ऐसा है कि जॉब देते समय हमेशा मार्कशीट देखी जाती है, हालांकि गारंटी नहीं है इस बात की कि वो मार्कशीट से मालूम चलेगा कि वो एम्प्लॉय सच में अच्छा परफॉर्म करेगा उसके मुकाबले जिसके मार्क्स
ज्यादा है या कम है, तो लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया लगता है। लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्कीम का पोर्टफोलियो। तो स्कीम के पोर्टफोलियो में देखना जरूरी है कि किस तरह का यहां पर एलोकेशन है, और आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह का स्टाइल आप चाहते हैं वो है कि नहीं है, जो आने वाला समय है उसके हिसाब से ये स्कीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी। अब इसके लिए क्योंकि आम निवेशक की बात करें तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो पैरामीटर्स हैं, चाहे हम रिस्क और रिटर्न्स की बात करें, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिस्क के भी पैरामीटर्स हैं, वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी तो पास्ट जो रिटर्न्स हैं उसके बेसिस पर ही हैं। हम अल्फा की बात करें, हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, हम यहां पर जो भी उसके पैरामीटर देखेंगे वो बेसिकली पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको या तो आपको भरोसा करना पड़ेगा फंड मैनेजर के ऊपर कि इस फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है पास्ट में अच्छी रही है, और उम्मीद की जाती है कि इस फंड हाउस की और फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी रहेगी। अदरवाइज एक जो एक्सपर्ट है जो समझ सकता है उस पोर्टफोलियो को, उसकी मदद से ही फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अल्फा बीटा इसकी आपने बात की, ये कितना आसान है कीर्तन एक आम निवेशक के लिए समझना? क्योंकि जैसा आप शुरुआत में मैंने बोला कि प्रदर्शन देखना काफी आसान होता है, आप कोई भी साइट पे जाइए और उसको कंपेयर कर लीजिए, पर खुद से निवेशक ये जो पैमाने हैं इसको समझ सकता है आसानी से? स्वाति जी, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए शायद एक फुल टाइम जॉब नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर के हाथ में जो है उस पे इन्वेस्टर को कैपिटलाइज करना चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि मार्केट्स में 2-3 साल की साइकिल्स होती है, तो अगर आप एक ऐसा फंड चूज करें जिसने 10 साल से 15 साल मार्केट में निकाले हैं और आपके पास 10 साल की या 12 साल 15 साल की हिस्ट्री है उस फंड की, तो ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि इस फंड ने 3 से 4 साइकिल्स देखी है। इसका मतलब अगर इस फंड ने 3 से 4 साइकिल्स देखी है तो वो किस भी तरीके की इन्वेस्टिंग कर रहा हो, उसने खराब साइकिल्स भी देखी और अच्छी साइकिल्स भी देखी है। अब इसके बावजूद भी ये फंड अगर अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है, और रिटेल निवेशक के एंगल से कह रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक अच्छा डेटा पॉइंट है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर पिछले 10 साल में या 12 साल में 3 अलग अलग तरीके की मार्केट साइकिल्स में अगर इस फंड मैनेजर ने सही से परफॉर्म कर रखा है, और मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर आज से 8-10 साल का और नजरिया रखूं और उसमें 1 या 2 कितनी भी साइकिल्स आ जाए, ये फंड मैनेजर अच्छा काम कर लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में एज अ रिटेल इन्वेस्टर यही है कि आप डाइवर्सिफाई करें, आप लार्ज कैप में पैसा लगाइए, मिड कैप में पैसा लगाइए, स्मॉल कैप में पैसा लगाइए, तीनों अलग अलग एएमसीज में पैसा लगाइए। आपके हाथ में है कि आप अपना समय लंबा रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप में आपको 3 से 5 साल से कम के समय के लिए नहीं आना चाहिए, मिड कैप में 5-6 साल के समय से कम के लिए नहीं आना चाहिए, या स्मॉल कैप में 8 साल से कम के समय के लिए नहीं आना चाहिए। तो वो आपके हाथ में, आप वो कर सकते हो। अगर ये 2-3 चीजें आपने कर ली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। पर ऑफ कोर्स जैसे पंकज जी ने भी कहा कि अगर आपको सोफिस्टिकेटेड एडवाइस चाहिए तो आपको किसी को अप्रोच करना पड़ेगा जो ये समझता है और आपको हेल्प करता है। ओके, तो प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल हेल्प हमेशा काम आती है ऐसे मौके पर जब आपको अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाना हो और उस पोर्टफोलियो में अच्छे फंड डालने हो। कोशिश हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए यही रहती है कि आपको इस तरह की हम मदद कर पाए आपकी अच्छे पोर्टफोलियो प्लानिंग में। धन्यवाद करेंगे पंकज जी और कीर्तन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।